पैटर्न है, इसको कवर करेंगे। और ये आखिरी पैटर्न है, क्रिएशनल पैटर्न है जो रहता था। तो इसका जो इंटेंट है प्रोटोटाइप, वैसे भी आपको पहले से पता है कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले एक ब्लूप्रिंट या एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। या यूजुअली आपने जब भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाया होगा, या अभी अगर आप FYP प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसका बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आप पहले एक नॉन फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाया, वो बेशक कोई मोबाइल ऐप है या कोई वेबसाइट है या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो जितने आप सारे स्क्रीन नॉन फंक्शनल प्रोटोटाइप के शेप में बना लोगे, तो उससे आपका जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी तकरीबन 80 70 80% तक आपको 100% क्लियर हो जाती है कि अच्छा जी फ़्लो ये है एप्लीकेशन का फ़्लो इस तरह होगा, नेविगेशन सिस्टम इस तरह काम करेगा, और कौन कौन से मेजर मॉड्यूल्स होंगे, हर मॉड्यूल के अंदर फिर कौन से यूज़ केसेस है, और हर यूज़ केस जो है उसका फ़्लो कैसे होगा, UI के साथ कैसे काम करेगा, कितनी स्क्रीन्स है हर यूज़ केस के अंदर, एक है या मल्टीपल है, या मल्टीपल यूज़ केस का एक ही स्क्रीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो उससे फिर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इसी तरीके से आपके जो एप्लीकेशन है या कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो अब उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो नॉन फंक्शनल प्रोटोटाइप वाला हम यूज़ करते होते हैं, लेकिन असल में हमारे जो डिज़ाइन पैटर्न है ये तो बिज़नेस लॉजिक के ऊपर हम लगाते हैं। तो ये यानी कि मॉडल का हिस्सा है। तो मॉडल या बिज़नेस लॉजिक के अंदर, अब बिज़नेस लॉजिक के अंदर हम प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे उसका पर्पज़ ये है कि आपका अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है, जिसको आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसके बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं उस कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट, उस कॉम्प्लिकेटेड क्लास के, राइट। और वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्टेट में बहुत कम सा डिफरेंस होता है। तो अब बजाय इसके कि आप हर बार आपको ज़रूरत पड़े और आप उसको बार बार क्रिएट करें, तो प्रोटोटाइपिंग जो डिज़ाइन पैटर्न है इसका बेसिक मकसद ही यही है कि आप एक ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करें एज ए प्रोटोटाइप के तौर पे, और फिर आपको उसके जितने भी इंस्टेंसेस चाहिए आप ये करें कि उसी ऑब्जेक्ट को क्लोनिंग मेथड यूज़ करके, डीप क्लोनिंग, ठीक है, डीप कॉपी जो है उसको यूज़ करके, एक शैलो कॉपी होती है, एक डीप कॉपी होती है ऑब्जेक्ट की, राइट। तो डीप कॉपी आप उसके मेथड के थ्रू ले, क्लोन मेथड के थ्रू ले, और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया करें। तो उसमें आसानी ये होगी कि जो क्रिएशनल प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और आपने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट कैशे किया होगा, उसी कैशे ऑब्जेक्ट को आप कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो, और तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी मिल जाती है। फिर इसका वो उसके वो वाले कस्टमाइज एट्रीब्यूट जो चेंज होने होते हैं, तो वो आप जो है फिर चेंज करें और फिर उसको यूटिलाइज़ करें। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट बना क्रिएशनल के या उसको डिस्ट्रक्शन के जो ओवरहेड्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। तो चले, इंटेंट इसका ये है कि स्पेसिफाई द काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट यूजिंग अ प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस एंड क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स बाय कॉपिंग दिस प्रोटोटाइप। आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करके इसको वो नहीं बनाते, बार बार नई नई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी एक प्रोटोटिपिकल इंस्टेंस आपने बनाया होता है, कैशे किया होता है, उसी की आप कापीज़ बनाते हैं, ठीक है। और जो कॉपी आप डीप कॉपी बना ली आपने, उसमें जिन एट्रीब्यूट्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज करें। और आपके पास इवन ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लाजमी नहीं है कि उसके अंदर अगर सब ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं तो और वो सिर्फ रीड ओनली मोड में हर जगह पे यूज़ होते हैं, तो उनकी डीप कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उसकी सिर्फ शैलो कॉपी करें, यानी कि बाय रेफरेंस कॉपी करें, और हर जगह पे वो रीडेबिलिटी के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन जहाँ पे जो सब ऑब्जेक्ट्स है, रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट्स है, राइट, तो जहाँ पे आपको डिफरेंट उसके इंस्टेंसेस चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप उनकी फिर डीप कॉपी बनाएं। तो ये आपके पास फुल कंट्रोल होता है, तो आपका क्रिएशनल प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स का काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ कि स्पेसिफाई द काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक काइंड के जो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, टू क्रिएट यूजिंग अ प्रोटोटिपिकल इंस्टेंस, उनको आप एक प्रोटोटाइप वाले एक इंस्टेंस से क्रिएट करें। यानी कि आप क्लास ए है, क्लास ए का आपने OBJ क्रिएट कर दिया, अब आपको OBJ के जितने भी सिमिलर इंस्टेंसेस चाहिए लेकिन विद सम लिटिल बिट चेंजेस इन द स्टेट, तो आप क्या करें, OBJ से डीप कॉपी लें और उसमें उन एट्रीब्यूट्स को चेंज करके रिटर्न करते जाएं, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट जो है उसके क्रिएशनल और जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये इसका असल मकसद है। तो मॉडल के साइड के ऊपर प्रोटोटाइप हम इस पर्पज़ के लिए प्रोटोटाइपिंग हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसका मोटिवेशन के तौर पे जो इन्होंने एग्जांपल प्रेजेंट किया है वो एक ग्राफिकल टूल का है
कि आपके पास जो टूल्स होते हैं, जिस तरह एमएस पेंट का लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा फ्लाई उसमें भी एग्जांपल दे दिया था, प्रॉक्सी नहीं, उसके साथ कंपोजिट के अंदर। तो उस यहाँ पे भी ग्राफिकल टूल का एग्जांपल है, लेकिन ये इस तरह है कि आपके पास जो ग्राफिकल टूल है उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल है, सर्कल है, या कोई नोट है, या कोई टेक्स्ट वगैरह है, या नोट के भी फर्दर टाइप्स है, राइट। तो आप बजाय इसके कि उन ऑब्जेक्ट्स को उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ बार बार क्रिएट करें, आप क्या करें कि उसका एक क्लोन बनाएं, उसका एक प्रोटोटाइप बनाएं, और उसको बार बार। तो ये जो टूल है ये क्या करेगा, ये अपने पास एक ग्राफिक का जो ऑब्जेक्ट है उसको एग्रीगेट कर देगा, और उसके ऊपर उसके क्लोनिंग के मेथड को कॉल करेगा जिस जिसको भी ये यूज़ कर रहा है। तो वो अपनी कॉपी बना के इसको रिटर्न करेगा क्लाइंट को, और उसकी वैल्यूज चेंज करके वो उसको फिर यूटिलाइज करेगा मल्टीपल जगहों के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, आप एक प्रोटोटाइप डॉट क्लोन करते हो तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो आप न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट न्यू जो है वो यूज़ नहीं करते, यानी कि न्यू होल नोट या न्यू हाफ नोट या न्यू म्यूजिकल नोट जो भी है, तो ये आप न्यू कीवर्ड के साथ नहीं क्रिएट करते, बल्कि आप क्या करते हैं कि आप जो है जो भी प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस आपने क्रिएट किया होता है, पहले से कैशे किया होता है, उसके ऊपर डॉट क्लोन का मेथड कॉल करते हैं, तो वो आपको इसकी डीप कॉपी बना के पी में दे देता है। ठीक है, और फिर आप कहते हो कि वाइल यूज़र ड्रैग्स माउस, तो पी डॉट ड्रा, तो अब उसी प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस जो है उसका ड्रा मेथड जो है उस पर कॉल होता है, और नए पोजीशन के ऊपर वो ड्रा हो जाता है। तो अब अगर एक इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपने एम एस पेंट के अंदर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर दिया है, तो आप एक जगह पे ड्रा करते हैं, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, और उस रेक्टेंगल के अंदर डिफ़ॉल्ट स्टेटस उसका ये है कि उसका बॉर्डर साइज़ क्या है, कलर क्या है, उसका जो इंटरनल कुछ टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो सारा क्या है। तो बजाय इसके कि आप हर बार इन सब आइटम्स को अलग अलग क्रिएट करें, आप एक बार जो है उसको प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस बना के डीप क्लोनिंग करें, और उसको बार बार यूटिलाइज करें। तो इससे क्रिएशन जो है वो काफ़ी फास्ट होगी, आपका ग्राफिकल टूल जो है या जो भी टूल है आपका वो ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा। और मैक्सिमम जो वेबसाइट्स है उन्होंने तकरीबन इसी एग्जांपल को जो है वो एग्जांपल के तौर पे इम्प्लीमेंट किया होता है। अच्छा, अब इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है ना इसकी, चले पहले स्ट्रक्चर डायग्राम देखते हैं, बाद में फिर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पे जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायग्राम इसका सिंपल क्या है कि आपका क्लाइंट जो है वो तो डेमो होता है या कोई भी एप्लीकेशन होता है जो इस पैटर्न को यूज़ करता है, राइट। असल पैटर्न का स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर एक प्रोटोटाइप होता है, और उसमें मैंडेटरी क्या है कि वो एक क्लोन का मेथड होगा, और क्लोन मेथड जो है हर क्लोनिएबल, जिस तरह अगर जावा में आप देखते हैं तो उसमें क्लोनिएबल इंटरफेस होता है, राइट। तो कोई भी क्लास जो है वो क्लोनिएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसने उसके क्लोन मेथड को ओवरराइड करना होगा। तो आप बेशक बिल्ट इन वाला यूज़ करें या आप अपना डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोटाइप जो है उसमें एक मेथड आप बनाएंगे पॉलीमॉर्फिक, और ये पॉलीमॉर्फिक मेथड क्या करेगा, ये अपने ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन पहले अपने आपका क्लोन लेगा, डीप कॉपी करेगा, और उस कॉपी को फिर ये रिटर्न करेगा। तो अब आपके पास ये जो प्रोटोटाइप है इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके अंदर आप क्लोन का मेथड ओवरराइड करोगे, और ये क्या करेगा, ये कॉपी ऑफ द सेल्फ रिटर्न करता है। ठीक है, ये भी क्लोन जो है कॉपी ऑफ द सेल्फ अपनी अपनी कॉपी रिटर्न करेगा। तो आपके जो मेमोरी लोकेशन के लिए जो कैलकुलेशंस होती है, यानी कि मेमोरी में जब आप नया इनिशियलाइज होता है न्यू कीवर्ड के साथ, तो वो सारे ओवरहेड जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और आपको एग्जिस्टिंग कॉपी के सिर्फ नया कॉपी मिल जाएगी। उस एक ऑब्जेक्ट को पूरी दूसरी जगह पे कॉपी हो जाएगा, उसमें अंदर कुछ वैल्यूज चेंज करेंगे, और वो इस कॉपी को आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फिर क्लाइंट जो है वो आपके जो कॉपी है उसको यूज़ कर रहा होता है, यानी कि क्लाइंट जो है कभी ये यूज़ कर रहा होगा, कभी ये यूज़ कर रहा होगा, तो ये वाला जो है एक जगह पे ड्रा हुआ होगा, दूसरा कहीं और पे ड्रा हुआ होगा। तो ये पर्पज़ वही पूरा हो रहा है कि एक ही काइंड के जो ऑब्जेक्ट्स है वो मल्टीपल टाइम्स पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसका जो क्रिएशनल प्रोसेस है या डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो गया है। तो प्रोटोटाइप इसका जो पहला पार्टिसिपेंट है वो डिक्लेयर करता है एक इंटरफेस को ऑफ क्लोनिंग इटसेल्फ, कि एक मेथड जो है उसको डिक्लेयर करेगा, जो क्या रिटर्न करेगा, अपना ऑब्जेक्ट ही अपने सेल्फ जो है वो उसको रिटर्न, उसका रिटर्न टाइप होगा। तो ये फिर जितने भी इसके कंक्रीट प्रोटोटाइप्स होंगे वो सारे इस मेथड को ओवरराइड करके रिटर्न करेंगे। इसी तरह जो कंक्रीट प्रोटोटाइप्स होते हैं तो उसमें उन्होंने क्या करना है, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देनी है, और क्लोनिंग जो है वो अपने यूजेज के हिसाब से करनी है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टेट और बिहेवियर होता है, राइट। तो अब स्टेट में भी दो हिस्से हो सकते हैं, एक स्टेट के वो हिस्से हैं जो चेंजिंग नहीं होता वो, लेकिन वो रीड ओनली होता है और उसमें चेंज की ज़रूरत ही नहीं होती है। कुछ स्टेट का वो पार्ट होता है
जो हर ऑब्जेक्ट के लिए आप चाहते हैं कि डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर आपका पूरा क्लास है, तो आपके पूरे क्लास में अगर स्टूडेंट क्लास हम ले लें, सिर्फ आपके BSc 7C के स्टूडेंट, तो आप सारों का एक जो क्लास है वो कंबाइन है, राइट। कि आप इस वाले क्लास में आप लोगों का डिसिप्लिन जो है वो तकरीबन कंबाइन है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो नाम है, हर स्टूडेंट का जो नाम है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डिफरेंट है। तो कुछ स्टेट जो है वो डिफरेंट होता है, कुछ स्टेट जो है वो कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो जो सेम होता है उसको फिर आप अपडेट का के लिए नहीं करते, और जो डिफरेंट होता है तो उसको उसकी डीप कॉपी लेके फिर आप रिटर्न करते हो। तो अगर वो चेंज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप क्लोन करके रिटर्न करते हो। क्लोनिंग जो है वो अपनी नीड के हिसाब से करते हो। और क्लाइंट जो है ये तो वो फिर इसको यूज़ करता है, तो क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग अ प्रोटोटाइप टू क्लोन इटसेल्फ। तो वो प्रोटोटाइप से क्लोन ले लेता है और उसको फिर आप मॉडिफाई करता है, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, जिस तरह ग्राफिकल टूल हमारे एग्जाम्पल में था। तो ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम और प्रोटोटाइप हो गए। नेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन पैटर्न एप्लीकेबल कब है? तो use a prototype pattern when a system should be independent of how its products are created, composed and represented। तो क्रिएट कैसे हो रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, या उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से रेफरेंशियल दूसरे ऑब्जेक्ट्स है, और वो एग्रीगेटेड है या कंपोज्ड है या एसोसिएटेड है, ठीक है, या इनहेरिटेड है, किस तरीके से वो कंपोज हुआ है, ठीक है, उसमें क्या दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे मिल के ये बना हुआ है। और इसी तरीके से जब वो यूज़र को व्यू के ऊपर या किसी दूसरे एप्लीकेशन को उसका मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट आप चाहते हैं। तो इस केस में हमने प्रोटोटाइप को जनरली यूज़ करना है, और ये यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सारे तीनों बातें ट्रू है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपने उसको अप्लाई करना है व्हेन द क्लास टू इंस्टेंशिएट आर स्पेसिफाइड एट रन टाइम, फॉर एग्जांपल बाय डायनेमिक लोडिंग। आप रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो उस केस में मिसाल के तौर पर इवन ये अगर हम करंट विंडो देखते हैं, तो इसमें अगर एडिटर मोड होता, यहाँ पे मैं ड्रा करना चाहता हूँ कोई चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे इसके शेप्स है, मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करूँ और उसको फिर यहाँ पे ये देके मैं ड्रा कर सकता हूँ। तो अब ये एक ड्राइंग का एक शेप जो है वो ड्रा कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह इरेजर है, तो जिसको सेलेक्टेड है इसका मतलब है करंटली वो ऑब्जेक्ट्स है, और ड्रा में क्या कर रहा हूँ, इस वक्त शेप कौन सा सेलेक्टेड है, राइट। तो जो शेप सेलेक्टेड होगा वो फिर जितने चाहूँ मैं इसके इंस्टेंस वगैरह ड्रा करूँ, और उसके ऊपर उसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है वो सारे अप्लाई हो जाए। दूसरा जो इसका यूज़ है, इसका ड्राइंग में डिसेबल कर दूँ। अच्छा, जो दूसरा इसका यूज़ है वो ये, टू अवॉइड बिल्डिंग अ क्लास हायरार्की ऑफ फैक्ट्रीज दैट पैरेलल्स द क्लास हायरार्की ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास ना कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि वो इनहेरिटेड है, एक पूरी हायरार्की उनकी बनी हुई है, राइट। अब उस हायरार्की से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उस केस में भी प्रोटोटाइपिंग आपको हेल्प करेगा कि आपका वो जो हायरार्की है, जितनी भी कम्प्लिकेशंस है, वो एक बार क्रिएट होकर प्रोटोटाइपिंग इंस्टेंस में आ जाएगी, और फिर आप उसकी डीप कॉपी लेते जाएं। तो उस केस में ये आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं तो वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो उस केस में भी ये आपको हेल्प करेगा। तीसरा जो है इसका एप्लीकेबिलिटी सिनेरियो ये है कि विन इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास कैन हैव वन ऑफ ओनली अ फ्यू डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि कुछ पैरामीटर्स चेंज होने वाले होते हैं, कुछ चेंज नहीं होने वाले होते हैं। इवन जो रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट जो कंपोज हुए होते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ रीडेबिलिटी पर्पस के लिए होंगे, तो उनको आप शेलो कॉपी उनकी यूज़ कर दिया करें। और जहाँ पे आपको उनकी मॉडिफिकेशन स्टेट चाहिए, फिर आप उन रेफरेंशियल कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स की डीप कॉपी लिया करें। It may be more convenient to install a corresponding number of prototypes and clone them rather than instantiating the class manually, each time with appropriate state। तो आपको डिफ़ॉल्ट स्टेट चाहिए, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो आपको क्लोन के मेथड के अंदर बिल्ट इन मिल जाएगा। जो ऑलरेडी प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस होगा उसका डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो सेट हुआ होगा। अब उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है या एप्लीकेशन का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो बिल्ट इन मिल रहा होगा, और काफ़ी फास्ट मिलेगा, ठीक है। आप जितने भी उसके इंस्टेंसेस बनाएं, आपको काफ़ी उसका क्रिएशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट होगा, बजाय इसके कि आप दोबारा क्रिएट करें और सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करें और फिर आप ऑब्जेक्ट रिटर्न करें।
अच्छा, अब इसका जो एप्लीकेबिलिटी भी हो गई, इसका जो यूज़ है या इसके जो प्रोज और कॉन्स है वो थोड़ा से देख लेते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन जो इसके अंदर हो रही होती है, तो क्लाइंट आस्क अ प्रोटोटाइप टू क्लोन इटसेल्फ। वो प्रोटोटाइप इंस्टेंस को कहते हैं कि अपने क्लोन बनाओ और मुझे दे दो, तो वो अपने क्लोन बना के इसको डीप कॉपी लेके इसको दे देता है, क्लाइंट को दे देता है। तो ये इस वक्त इसके अंदर यूजुअल इंटरेक्शन चल रही होती है, ठीक है, कोलैबोरेशन इस तरह चल रही होती है। अच्छा, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है? काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोटोटाइप पैटर्न आर लिस्टेड बिलो। एक तो ये है कि प्रोटोटाइप हैज़ मेनी ऑफ द सेम consequences दैट abstract फैक्ट्री एंड बिल्डर हैव। यानी कि उसके जो प्रोज और कॉन्स है वो सारे तकरीबन इसी के भी है, ठीक है। जो प्रोटोटाइप है इसके भी वही वाले प्रोज और कॉन्स तकरीबन सिमिलर है जो बिल्डर और abstract फैक्ट्री के थे। जो फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं, राइट, होंडा का जिस तरह हमारा कार का एग्जांपल्स था, या कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का जो सिनेरियो था, ठीक है। तो उसके जो प्रोज और कॉन्स है वो तकरीबन प्रोटोटाइपिकल इसके भी है। इट हाइड्स द कंक्रीट प्रोडक्ट क्लासेस फ्रॉम द क्लाइंट। ये इसका फ़ायदा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स की जो क्रिएशंस होते हैं या रिलेटेड फैमिलीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो क्रिएशंस होते हैं वो क्लाइंट से हिडन होती है, ठीक है। देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नेम्स क्लाइंट्स नोज अबाउट। मोर ओवर दीज पैटर्न्स लेट अ क्लाइंट वर्क विद स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्लासेस विदाउट मॉडिफिकेशन। तो ये इसका फ़ायदा है। और जो दूसरे इसके फ़ायदे हैं वो ये है कि जो एडिशनल है इंटू, यानी कि ये तो abstract फैक्ट्री में और बिल्डर में भी है, लेकिन जो इसके एडिशनल फिर प्रोटोटाइप्स के है वो ये है कि एडिंग इन रिमूविंग प्रोडक्ट्स एट रन टाइम। आपको एप्लीकेशन में रन टाइम के ऊपर क्रिएशन कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उनका जो है वो एक्सपेंसिव क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो रन टाइम के ऊपर, राइट, वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा, ठीक है। प्रोटोटाइप्स लेट्स यू incorporate a new concrete product class into a system simply by registering a prototypical instance with the client। आपने एक नया इंस्टेंस उसका रजिस्टर कर दिया तो नया ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है देन क्रिएटिंग द क्रिएशनल पैटर्न, बजाय इसके आप सीरीज से उसको क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका फ़ायदा है प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस का, के स्पेसिफाइंग न्यू ऑब्जेक्ट्स बाय वेरिंग वैल्यूज़। आपके पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अवेलेबल है, सिर्फ थोड़े से वैल्यूज़ चेंज करके आपको नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो है वो उनकी रीयूजिबिलिटी हो जाती है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है, किधर पहुंच गए, इम्प्लीमेंटेशन तक आ गए। अच्छा, स्पेसिफाइंग न्यू ऑब्जेक्ट्स बाय वेरिंग स्ट्रक्चर। अब आप जो है वो डेकोरेशन आप उसकी, यानी कि आपको डिफ़ॉल्ट प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस मिल गया, तो अब आपकी मर्ज़ी है उसको किसी भी तरीके से डेकोरेट करवाना चाहते हैं या उसको फर्दर उसके साथ रन टाइम पे कोई एनानिमस बिहेवियर ऐड करवाना चाहते हैं, राइट। तो आपके पास जो है वो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मैनी एप्लीकेशन बिल्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, ठीक है। एडिटर्स फॉर सर्किट डायग्राम फॉर एग्जांपल बिल्ड सर्किट आउट ऑफ सब सर्किट, यानी कि छोटे छोटे सर्किट मिलकर एक बड़ा सर्किट आप बनाते हैं। तो अब उस केस में क्या है कि आप जो है उसके अंदर सिर्फ एक सर्किट चेंज है, बाकी पूरा सर्किट तकरीबन सिमिलर है। सपोज आपने एक, इवन जब आप लैपटॉप ऑनलाइन ख़रीदते होते हो डेल के उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपसे आपकी स्पेसिफिकेशन पूछते हैं कि वाईफाई उसमें रखना है नहीं रखना। तो कुछ मदरबोर्ड के ना बिल्ट इन सब सर्किट्स होते हैं, तो आप आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक फिर वो आपको कस्टमाइज बना के आपका लैपटॉप बना के सेंड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये अब प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस के थ्रू बड़ा इजीली पॉसिबल होता है कि जो जो चीज़ें आप कस्टमाइज चाहते हैं वो उनको कॉपी करेगा, और जो जो नहीं चाहते तो उनको डिफ़ॉल्ट के साथ रहने देगा। तो वेरिंग स्ट्रक्चर का भी ये आपको सपोर्ट देता है कि एक कस्टमर के लिए जो है वो कैमरा उसमें लैपटॉप में होगा, दूसरे में नहीं होगा। इसी तरीके से वाईफाई का कौन सा वर्जन चाहिए, आपने ग्राफिकल कार्ड लगवा रहे नहीं लगवाना। तो इसी तरीके से आपके जो ऑब्जेक्ट्स या जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन जो है ये सपोर्ट कर सकता है थ्रू प्रोटोटाइप, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, चौथा जो इसका फ़ायदा है वो है रिड्यूस्ड सब क्लासिंग। फैक्ट्री मेथड जो है उसमें भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट की हम क्रिएशन करते हैं, और एक मेथड जो है उसको हम टाइप बताते हैं और वो हमें उस टाइप का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट करके दे देता है।
तो हमें सब क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती कि मल्टीपल हायरार्कीज़ आपने बनाए हो और हर जो क्रिएशनल है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के देता हो, राइट। तो प्रोटोटाइपिंग में ऑफन प्रोडक्ट्स हायरार्की ऑफ क्रिएटर क्लास, ये फैक्ट्री मेथड ये करता है, ठीक है। दैट पैरेलल्स द प्रोडक्ट क्लास हायरार्की। अच्छा, प्रोटोटाइप पैटर्न क्या करता है, लेट्स यू क्लोन अ प्रोटोटाइप इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ फैक्ट्री मेथड टू मेक ए न्यू ऑब्जेक्ट। तो प्रोटोटाइप आपको एज इट इज़ वही वाला ऑब्जेक्ट दे देगा और जो चीज़ें आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो कस्टमाइज़ करके रिटर्न करें। तो आपको क्रिएशनल या काफ़ी सारे फैक्ट्री मेथड नहीं क्रिएट करने पड़ते हैं डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के लिए। Hence, you don't need a creator class hierarchy at all. This benefit applies primarily to language like C++ that don't treat classes as first class object. उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अवेलेबल होती है, ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज दे डू लाइक स्मॉल टॉक एंड ऑब्जेक्टिव सी डिराइव्स लेस बेनिफिट सिंस यू कैन ऑलवेज यूज अ क्लास ऑब्जेक्ट एज ए क्रिएटर। तो सब क्लासिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जब आपने एक ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोटोटाइपिंग में। अच्छा, फिफ्थ जो इसका फ़ायदा है वो कॉन्फ़िगरिंग एन एप्लीकेशन विद क्लास डायनेमिकली। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ना क्लास खुद ब खुद अडॉप्ट हो जाए। आप कॉन्टेक्स्ट पर प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस लें, फिर कॉन्टेक्स्ट दे के और उसके हिसाब से जो कस्टमाइजेबल फीचर है वो अपडेट कर दें। सम रन टाइम इन्वायरमेंट लेट यू लोड क्लासेस। रन टाइम इन्वायरमेंट मीन जो आपका एप्लीकेशन का रनिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। लेट यू लोड क्लासेस इनटू एन एप्लीकेशन डायनेमिकली। तो अगर कैमरे का सपोर्ट है तो कैमरे वाले फीचर अपलोड हो जाए, अगर नहीं है तो फिर वो उसमें ऑब्जेक्ट में कैमरे वाले फीचर्स के जो फीचर्स है वो लोड ना हो जाए, ठीक है। द प्रोटोटाइप पैटर्न इज द की टू एक्सप्लॉइटिंग सच फैसिलिटीज इन ए लैंग्वेज लाइक C++। तो ये कुछ इसके फ़ायदे थे। अब थोड़ा सा इसके जो दूसरे वेबसाइट्स या दूसरे सोर्सेज के ऊपर एग्जांपल्स वगैरह है वो हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सर्च किया हुआ था, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक डी जोन के ऊपर ये सारे पैटर्न इसके ऊपर भी अवेलेबल है। एक और वेबसाइट है, इस पे भी है, विकिपीडिया पे भी है। ये वाला जो डिज़ाइन पैटर्न है ये ट्यूटोरियल पॉइंट वालों ने कुछ ज़्यादा ही सिंपल अंदाज में प्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने आपको जो एग्जांपल है दूसरे ढूंढ लें, ठीक है। तो यूजिंग प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न इन जावा। तो अगर ये जो ओवरऑल समरी है जो मैंने आपको सारी इसके एप्लीकेबिलिटी और इसका इंटेंट सारे के हिसाब से बता रही है, तो ये थोड़ा सा इन्होंने और भी सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन किया है कि प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न जो है वन ऑफ द 23 डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट रेदर देन क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस फ्रॉम स्क्रैच। ये असल में इसका फ़ायदा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ये वाला जो डिज़ाइन पैटर्न है ये करता है कि एग्जिस्टिंग कैशे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देता है और वो आपको रिटर्न कर देता है। अच्छा, प्रोटोटाइप पैटर्न इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू क्रिएट अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास एंड ईच इंस्टेंस हैज़ ऑलमोस्ट सेम स्टेट और हैज़ वेरी लिटिल डिफरेंसेस। यानी कि जितने भी आपने सपोज सर्कल काफ़ी सारे ड्रा करने हैं तो उस सर्कल का या तो कलर चेंज होगा या साइज़ थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी जो है वो तकरीबन उसके बाकी डिटेल जो है वो सारे तकरीबन सेम, या पोजीशन उसका डिफरेंस होगा, बाकी जो है उसके ऊपर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बॉर्डर क्या होने चाहिए, उसका इंटरनल रेडियस किस तरीके से मेंटेन करना है, उसके ऊपर शेपिंग वगैरह या उसके इन्वायरमेंट में उसको कैसे फिक्स करना है, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स उसके सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, द एग्जिस्टिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज ए प्रोटोटाइप एंड कंटेन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफॉल्ट स्टेट उसका सेट हुआ होता है, ठीक है। द न्यू ऑब्जेक्ट इज कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो उसकी कॉपी होती है, डीप कॉपी होती है। डीप कॉपी इन्होंने एक्सप्लेन भी की है यहाँ पे। प्रोटोटाइप पैटर्न इज यूज्ड व्हेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट इज डिटरमाइंड बाय प्रोटोटिपिकल इंस्टेंस which is cloned to produce new objects. We are free to change the values in newly copied objects whenever we required. अपने context के हिसाब से आप उसको modify करते हैं। Prototype patterns helps us to save costly resources and time, especially when the object creation is a heavy and time-taking process. Complicated objects के लिए, right? In Java, one of the best available way to create objects from existing objects are by the clone method. और वो क्लोनिएबल इंटरफेस को अगर उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो क्लोन इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट प्रोटोटाइप पैटर्न। तो आप कोई भी क्लास, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप प्रोटोटाइपिंग चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या करें, उसमें क्लोनिएबल इंटरफेस जो जावा के अंदर है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो क्लास जो है वो प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अब उसको आप प्रोटोटाइप पैटर्न जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, वन कैन आल्सो इम्प्लीमेंट प्रोटोटाइप इंटरफेस बाय यूजिंग द डीप कॉपी मेथड। आप अपना कस्टमाइज मेथड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्लोनिएबल होगा, ठीक है। ये जो क्लोनिएबल इंटरफेस है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोन का मेथड है, ये उसको एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो उसको क्लोन करके रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि जावा के अंदर तमाम जो क्लासेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस वाले क्लास से इनहेरिटेड बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के क्लास से होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के जो बेसिक्स मेथड्स है वो सारे उसको अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपने क्लोनिएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस की कॉपी बना के बिल्कुल नेटिव वाले जो फॉर्म के अंदर है उसकी कॉपी बना के आपको रिटर्न करता है, ठीक है, क्लोन का मेथड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से अपनी क्लोनिंग खुद करूं, कुछ जो रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स है उनको डीप कॉपी करूं और कुछ जो है उनकी शैलो कॉपी करूं, तो फिर आप अपना डीप कॉपी वाला मेथड खुद लिखेंगे, ठीक है। अपना खुद प्रोटोटाइप मेथड जो है वो आप पॉलीमॉर्फिक मेथड जो है क्लोनिंग का वो खुद लिखोगे। तो डीप कॉपी का इनने बताया हुआ है कि आप उसी क्लास के तमाम फील्ड्स जो है रेफरेंशियल उनको भी उसकी भी कॉपी बनाते हो और उसके अंदर जो सब रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट्स है उनकी भी डीप कॉपी बनाते हैं। शैलो कॉपी में ये होता है कि जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब ऑब्जेक्ट्स उनके सिर्फ रेफरेंसेस कॉपी हो रहे होते हैं, यानी कि उनके मेमोरी लोकेशन की सिर्फ कॉपी जो है वो आपको मिल जाती है। तो अगर आप चेंज करेंगे तो हर जगह पे वो सब ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो शैलो कॉपी में वो खतरा होता है। तो शैलो कॉपी वाले आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं अगर वो सिर्फ रीडेबिलिटी पर्पस के लिए है। और अगर आपके वो मैनिपुलेशन पर्पस के लिए है, उसमें वैल्यूज अपडेट करते होते हो, तो उस केस में फिर उन सब ऑब्जेक्ट्स की आपको डीप कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है, अपने इस कस्टमाइज डीप क्लोनिंग वाले मेथड के अंदर। देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोटाइप इंस्टेंस। एक ये कि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें आप कैशे नहीं करते प्रोटोटिपिकल इंस्टेंस को, और दूसरा जो है प्रोटोटाइप रजिस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपका इंस्टेंस जो होता है डिफ़ॉल्ट वो उसको कैशे कर लेते हो। तो ये इन्होंने भी अपने यहाँ बताया हुआ है कि एक क्लाइंट एप्लीकेशन है वो यूज़ करता है प्रोटोटाइप को और उसके क्लोन मेथड को कॉल करता है, ठीक है। क्लोन मेथड जो है वो रन टाइम पे उसका पूरा ऑब्जेक्ट बना के इसको दे देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू जो है वो उसको उसका प्रोटोटाइप मिल जाता है क्लोन मेथड के थ्रू, तो वो फिर उसको क्लोन या कॉपीड ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता है। दूसरा ये है कि आप क्लाइंट एप्लीकेशन जो कैशे ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी कर देता है, ठीक है, उसको उसकी कॉपी ले लेता है, और ये इसके अंदर एग्रीगेट हुआ होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट या इसके जितने भी कंक्रीट प्रोटोटाइप्स है वो सारे इसके अंदर एग्रीगेट हुए होते हैं। तो जिस जिस वाले कैश में ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप क्लोन का मेथड कॉल करेंगे तो अपनी सेल्फ की कॉपी जो है वो आपको रिटर्न कर देगा और उसको फिर आप यूज़ करेंगे। तो ये दो इसके फ्लेवर्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के। तो ये इन्होंने डिटेल से कोड वगैरह लिखा हुआ है, तो ये हम लैब में रन कर लेंगे। इन्होंने थोड़ा सा डिटेल काफ़ी लेंथी कोडिंग दी हुई है, और इन्होंने भी वही एग्जांपल जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि शेप है, तो उसके अंदर जो है ये इनम्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं कि कलर्स क्या होगा, इसी तरह उसका लाइन का पैटर्न क्या होगा, उसका बॉर्डर्स वगैरह या फिल पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो ये तीन इन्होंने कस्टमाइज फीचर्स यूज़ किए, और साथ फिर जो है काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम ये एग्जांपल जो है फिर लैब में रन करके मैं आपको डिबग करके पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसका जो है वो रिफैक्टरिंग डॉट गुरु के ऊपर भी है। इन्होंने थोड़ा सा कैटेगराइज किया हुआ है कि इसके प्रोज और कॉन्स जो है वो इसमें नहीं है, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया हुआ था कहीं पे। इनका एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है। इन्होंने भी कैशे का अलग इम्प्लीमेंटेशन दी है और डायरेक्ट जो है विदाउट कैशे जो है वो अलग दी है, ठीक है। इसके इसमें नहीं है मेरे ख्याल में, वो कोई और वेबसाइट था उसके ऊपर शायद मैंने क्लोज कर दिए। उसमें इन्होंने बड़ा आसान से फॉर्म में इसके वो बताए थे प्रोस कॉन्स वगैरह। अच्छा, ये इन्होंने शायद हाइड किया हुआ था, नहीं ये उसके फर्दर और डिटेल्स है, ठीक है, और एग्जांपल है। शेप है रेक्टेंगल सर्कल, ये उसका भी हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोज और कॉन्स ये है इस पे। यू कैन क्लोन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कपलिंग टू दियर कंक्रीट क्लासेस, ये इसके फ़ायदे हैं सारे, ठीक है। यू कैन गेट रेड ऑफ द रिप्लेस्ड इनिशियलाइजेशन कोड इन फेवर ऑफ क्लोनिंग प्री बिल्ट प्रोटोटाइप्स। You can produce complex objects more conveniently. You get an alternative to inheritance when dealing with configuration preset for complex objects.
और डिसएडवांटेज क्या है कि क्लोनिंग कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सर्कुलर रेफरेंसेस माइट बी वेरी रिस्की या माइट बी वेरी ट्रिकी, ठीक है। तो सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ए बी को कॉल यूज़ कर रहा है और बी जो है वो फिर दोबारा ए को यूज़ करता है, तो अब इस केस में ये सर्कुलर रेफरेंस बन जाता है। तो ये सर्कुलर रेफरेंस जो है ना वो फिर बड़ा ख़तरनाक होता है इस तरह की सिचुएशन में, तो उससे आपने बचना है। ये वाला जो रिलेटिव स्टडीज़ है बाकी पैटर्न के साथ, ये जब अब ये हम एक और लेक्चर में एक और करेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग इसके बारे में इतना ही है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो हम स्टडी कर लेते हैं, वो हम मैं फॉलो कर लेता हूँ। बाकी जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको क्लोन भी कहते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज क्लोन। और जो गैंग ऑफ फोर है इन्होंने इसका आल्सो नोन एज वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको क्लोन का डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं कि क्लोनिंग का डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो फिर मुझे बता दें।